आप अनम्यूट नहीं हो। आपकी आवाज आ रही है ना सर, आप शुरू करवा दीजिए ना। मैं शुरू कर दूं? हो सर, शुरू करिए सर। धुंधुरवार सर, सर का परिचय बाकी है ना अभी। हो कोई करवा बात नहीं, दीजिए सर, आप शुरू कोई करवा परिचय, दीजिए सर। हो। हाँ कोई बात नहीं, परिचय हो गया परिचय सबका। और हाँ सर, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, हमें भी हाँ कोई हैंडल बात करना नहीं, नहीं आया था। हाँ सर, सॉरी कोई सर। बात नहीं, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कोई बात नहीं। आप सबको नमस्कार। डॉक्टर संदीप तुंदुरवार, राज्य शास्त्र प्राध्यापक परिषद नागपुर, in collaboration with Dr. V.M. Peswe Social Research Institute, यवतमाल, मैडम देशमुख और सब मित्रों को, आयोजकों को इस कोविड-19 के काल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार जो आयोजन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के माध्यम से हमारा आपसे मिलना हुआ है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपको सबको सुनाई दे रहा ना? हाँ सर, ओके जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय भी जो आपने चुना है वो भी बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इससे ज्यादा सार्थक विषय नहीं हो सकता है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम सुधारों के जनक के रूप में ये बहुत ही रेलिवेंट विषय है, और ये रेलिवेंट कई दृष्टियों से है। पहला इस दृष्टि से कि बाबा साहब एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, और वो एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, एक समाज शास्त्री के रूप में, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में, एक संविधानवेता के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में उनका जीवन और व्यक्तित्व इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी है मित्रों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बाबा साहब के जीवन के बहुत सारे आयाम अभी तक उनको छुआ ही नहीं, उनको टच भी नहीं किया है, उनको टच भी नहीं किया जाता है। और इसलिए आपने जो ये विषय चुना है, श्रम सुधारों के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये डॉक्टर अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारी पीठ ने जो एक मुहिम शुरू किया है कि बाबा साहब के संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व को उभारना, प्रकाश में लाना, चाहे उनका आर्य आक्रमण का सिद्धांत हो, चाहे बाबा साहब का पाकिस्तान अथवा पार्टीशन ऑफ इंडिया संबंधी पुस्तक का आधुनिक समय में विश्लेषण हो, और बाबा साहब एक समाजशास्त्री के रूप में, बाबा साहब एक संविधानवेता के रूप में, भारत के संविधान के निर्माण में बाबा साहब का योगदान, और इस प्रकार के अनन्य अन्य विषय हैं जिनको डॉक्टर अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके लिए प्रयासरत है कि उनके जीवन और व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को हम उभार के और उनके आगे बढ़ाएं। एक थोड़ा सा परिचय देके मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 8 विद्यार्थी
शोध छात्र के रूप में, पीएचडी स्टूडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमारी पीठ को हिस्ट्री एंड कल्चर ये विषय डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से मिला हुआ है। और हमारी 8 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी जो अभी पिछले वर्ष जुड़ा है, वो बाबा साहब एज ए लेबर लीडर के रूप में इस विषय पर पीएचडी का विषय उसने चुना है। इसके अलावा एक छात्रा जो पिछले वर्षों से काम कर रही है, वो बाबा साहब की सोशल फिलोसफी ऑफ बाबा साहब विद स्पेशल रेफरेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। एक अन्य छात्रा जो है, जो पिछले वर्ष से ही जिसका एडमिशन हुआ है, वो पूना पैक्ट के ऊपर काम कर रही है। इसी प्रकार से हमारे 5 अन्य विद्यार्थी जो हैं, बाबा साहब का जो वर्ण और जाति की अवधारणा का आधुनिक संदर्भ में विश्लेषण, बाबा साहब के आर्य आक्रमण के सिद्धांत की जो है समीक्षा, इसी प्रकार से उनका जो बाबा साहब का पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसकी समीक्षा, बाबा साहब की पत्रकारिता, इस पर भी हमारा एक विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैं थोड़ा सा परिचय अपनी पीठ के बारे में बताना चाह रहा था कि हमारी पीठ भी और मुझे लगता है कि हम और आपकी वेवलेंथ बहुत मिलती है। आपने बाबा साहब के जीवन से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चुना है। मैं वास्तव में बहुत गदगद हूं इस विषय को जो आपने चुना है, क्योंकि बाबा साहब को पता नहीं क्यों और कैसे किन लोगों ने सिर्फ दलितों का मसीहा और भारतीय संविधान के निर्माता से आगे उनको निकलने ही नहीं देते हैं। और बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता थे, उसके मुख्य शिल्पी थे, इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। तो वास्तव में मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि आपने बाबा साहब के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, और मित्रों ये पहलू संयोगवश नहीं है। मैं आज के इस विषय में यही बात आपसे शुरू करने वाला हूं कि ये जो बाबा साहब एज ए लेबर श्रम सुधारों के जनक जो हैं, वो संयोगवश नहीं है कि 1942 में बाबा साहब जो है वो वोवेल जो गवर्नर जनरल थे, उनकी काउंसिल में श्रम मंत्री बन गए और श्रम मंत्री बनने के बाद उन्होंने सुधार कर दिए। ये संयोग नहीं है, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन है। और अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मित्रों, बाबा साहब का जन्म दिव्य है। ये बात जो है बाबा साहब के जो उनके जो इंटरप्रेटर्स हैं, जिन्होंने बाबा साहब का की व्याख्याता है, उनमें एक बहुत बड़े व्याख्याता है, वो है चांगदेव खैरमोड़े। चांगदेव खैरमोड़े ने बाबा साहब के जीवन की दिव्यता को दर्शाया। देखिए, बाबा साहब के जन्म से करीब 12 वर्ष पूर्व अगर आप चांगदेव खैरमोड़े की पुस्तक पढ़ेंगे तो रामजी सूबेदार और भीमाबाई के घर में एक लोक विलक्षण घटना घटी थी, और जिसका चांगदेव खैरमोड़े ने बड़ी विस्तार से वर्णन किया है कि 1879 में रामजी सूबेदार परिवार सहित रावलपिंडी के सैनिक कैंप में रहते थे। और वहां पर एक शाम को जब भीमाबाई, जो उनकी मां थी भीमराव की, वो पास में एक नदी बहती थी, उसमें कपड़े धोने के लिए और स्नान करने के लिए गई थी, तो वहीं पर कुछ साधु भी आकर स्नान करने लगे। तो एक साधु ने भीमाबाई को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि शुद्ध मराठी में वो बोले कि भीमा तुम यहां कैसे? तो भीमाबाई बहुत ही विस्मय में पड़ गई कि ये साधु जो है मुझे इस प्रकार का सवाल क्यों कर रहा है। तो फिर उसने कहा कि भीमाबाई, मैं तुम्हारे ही वंश का हूं और मैं तुम्हारा जेठ लगता हूं, और मेरा जो मैं बहुत बचपन में मैं साधु हो गया था,
तो उसके बाद भीमाबाई ने उनको प्रणाम किया और उनको घर पे ले गई। और खैर मोड़े जी तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने कुल मिला के वो घर गई और घर जाकर उन्होंने जो उनको आशीर्वाद दिया, उस परिवार को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे वंश की 3 पीढ़ियों में 3 पुरुषों ने तपस्या करके भगवान से एक वरदान मांगा है, और ये वरदान ये मांगा है कि भगवान हमारे वंश में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न कीजिए जो हमारे कुल का नाम रोशन करे। और भगवान ने हमारी ये बात स्वीकार कर ली है, और इसलिए राम जी और तुम्हारे घर में एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। करीब 12-13 वर्ष के बाद उसी घर में भीम का जन्म हुआ, जो बाद में जन्म के समय भीम, फिर भीवा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से दुनिया में व्याख्यात हुआ। मित्रों, मैं बाबा साहब के जन्म को दिव्य इसलिए मानता हूं कि इस प्रकार की जो प्रतिभाएं होती हैं, कोई दिव्य शक्ति उनके साथ होती है, तभी उनके पास इतना सारा जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा जो है वो इसको दर्शाती है। और उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा के पीछे एक शिक्षा रूपी परम ज्योति का हाथ है। और इस प्रकार से बाबा साहब का जो संपूर्ण जीवन है, उसमें जब आप देखेंगे कि उन्होंने अनेक कठिनाइयों से, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती गई, लेकिन उन कठिनाइयों के सामने वो कभी भी पीछे नहीं हटे। 1907 में शायद पहली बार इस जो दलित समाज से 10वीं पास करने वाले पहले भीमराव थे, और अपनी इसी जो पढ़ाई में, उसके बाद उन्होंने उनके पढ़ाई में मतलब समय समय पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां जो है वो आती रही, लेकिन भीमराव ने कभी भी उनसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये जो घटना है जिसका मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, उसका संबंध जो है बाबा साहब के जीवन और मिशन से सीधा जुड़ा हुआ है। वो ये है कि जब आप देखेंगे कि बाबा साहब को बीए करने के बाद जब वो वडोदरा के महाराजा के पास एक नौकरी के लिए गए थे, तो जब वो नौकरी के लिए गए तो उन्होंने बाबा साहब और महाराजा के बीच में एक संवाद है। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वडोदरा के महाराजा ने इस संवाद को भी चांगदेव खैरमोड़े ने कोट किया है। महाराजा कहते हैं कि तुम किस विषय की पढ़ाई करना चाहते हो? भीमराव कहते हैं कि मैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से पब्लिक फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहता हूं। महाराजा पूछते हैं कि इन विषयों की पढ़ाई करके तुम आगे क्या करना चाहते हो? भीमराव कहते हैं कि इन विषयों के अध्ययन से मुझे इस प्रकार के रास्ते दिखाई देंगे जिससे मैं अपने समाज की पतन अवस्था को सुधार सकूं। उसके बाद महाराज कहते हैं कि लेकिन तुम हमारी नौकरी करोगे या नहीं, या फिर तुम नौकरी और समाज सेवा आदि सभी बातें एक साथ कैसे पूरी करोगे? भीमराव कहते हैं कि यदि महाराजा ने मुझे इस तरह का मौका दिया तो मैं सारी बातें सही ढंग से पूरी करके दिखा दूंगा। तो बाबा साहब की जो भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की योजना जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और वो ये है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का यंत्र जो है वो एकमात्र शिक्षा है। और
उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बिल्कुल घबराए नहीं। और उनके इसी इंटरव्यू के आधार पर जब बाबा साहब ने उनसे कहा, उसके बाद महाराजा ने उनको एक स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया। अब यहां से शुरू होती है उनकी शिक्षा की यात्रा, और अपनी शिक्षा की यात्रा में उन्होंने एमए किया और पीएचडी किया, दोनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में किया। उसके बाद वो इंग्लैंड के लिए चले गए। एमए उन्होंने एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, इस विषय में उनका विषय था, उनकी डिसर्टेशन का। और पीएचडी जो उन्होंने 1916 में की, वो नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि उनकी शुरू से ही एक योजना थी और उनके अंदर शुरू से ही एक मिशन था कि मुझे इस समाज के जो ऐसा समाज जो समाज जिसकी बहुत ही खराब स्थिति में है, मुझे उसको ऊपर उठाना है, चाहे वो जिसमें किसान, मजदूर, वंचित, ये सारा समाज उसी में शामिल है। मित्रों, उसके बाद बाबा साहब की जो यात्रा है, अपनी शिक्षा, अपनी यात्रा पूरी करने के बाद 1923 में जब बाबा साहब भारत वापस आए, तो 1924 से उन्होंने अपनी समाज जीवन में प्रवेश किया और सबसे पहले उन्होंने बहिष्हितकारिणी सभा का गठन किया, जो उन्होंने 1924 में किया। और उसके बाद से उन्होंने अपने जीवन के जो लक्ष्य थे वो आगे बढ़ाने शुरू किए, और उन सब लक्ष्यों में ये जो किसान, मजदूर, वंचित, इन सब के बीच में काम करना, यानी कि एक व्यक्ति जो विदेश से पढ़कर आया है और उस समय जो उसके लिए समाज में बहुत सारे, सरकार में भी उनके लिए बहुत सारी जो है अवसर उपलब्ध हैं आगे बढ़ने के, लेकिन उन सब अवसरों को छोड़कर वो अपने उस वंचित और दलित समाज, मजदूरों और किसानों के लिए जो है प्रयत्नरत, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। इससे इस बात का पता लगता है। उसके बाद बाबा साहब 1926 में उनको बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया मेंबर के रूप में, और 1927 में उन्होंने इसकी शुरुआत, वो मेंबर के रूप में उन्होंने शपथ ली। उसके बाद से उनके जीवन में तो सार्वजनिक जीवन की एक शुरुआत हुई, और इसके बाद उन्होंने विशेष रूप से मजदूरों के विषयों को आगे बढ़ाना शुरू किया। 16 अगस्त 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, लेकिन ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बहुत अकस्मात नहीं थी। इससे पहले भी बाबा साहब मजदूरों के विषयों को लेकर बहुत ही वो थे, सेंसिटिव थे, और विशेषकर 1920 के दशक में उन्होंने फील किया, उन्होंने महसूस किया कि जहां भारत का जो मजदूर आंदोलन है उसमें एक प्रकार की बहुत बड़ी बिक्रिंग आ गई है। वो बिक्रिंग इस बात को लेके थी कि 1926 से जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और भारत के कम्युनिस्टों ने मजदूरों के बीच में काम करना शुरू किया, तो उस समय बाबा साहब ने फील किया कि जो दलित और जो वंचित समाज के लोग हैं उनके साथ सही प्रकार से न्याय नहीं होता है और उनको उनके सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाबा साहब ने 1920 के दशक में मजदूरों से सलाह दी कि वो हड़तालों में हिस्सा ना लें। अब ये बात बहुत ही विस्मयपूर्ण लगती है कि भाई बाबा साहब ने 1920 के दशक में
ऐसा क्यों कहा कि मजदूरों को जो है वो हड़तालों में हिस्सा, दलित मजदूरों को जो है वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए? उसका कारण ये था, सबसे बड़ा कारण ये था कि 1920 में, 1919-1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, आप सभी परिचित हैं कि 1917-18 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, और साम्यवादी क्रांति के एक वर्ष बाद ही लेनिन ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या था? इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का उद्देश्य था कि मजदूरों के माध्यम से जो देश साम्राज्यवाद के शिकार हैं वहां पर क्रांति लाना। और बाबा साहब ने जब ये महसूस किया कि उनके जो मजदूर हैं, जो वंचित समाज के मजदूर हैं, जो मजदूर होने के बाद भी एक जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो बाबा साहब ने फील किया कि भाई अब जो है हड़तालों में शामिल होने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए उल्टा इससे नौकरी चली जाती है मजदूरों की और उनको परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने दलित समाज से जुड़े हुए मजदूरों को, वंचित समाज के मजदूरों को सलाह दी कि वे हड़ताल में शामिल ना हो। और दूसरा जो एक कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि बाबा साहब ये समझते थे कि ये प्रकार की सामाजिक जिस प्रकार की जो साम्यवादी क्रांति सोवियत रशिया में हुई है, बाबा साहब उसके पक्षधर नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब का जो उनका जो साहित्य है, उनकी जो एक पुस्तक है जिसमें वो मार्क्स और वो जो अंतिम पुस्तक है उनकी, उसका टाइटल में थोड़ा भी एकदम से मुझे थोड़ा भी, मैं अभी आता हूं उस पर। उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि इस प्रकार का जो क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता है। और इस प्रकार से बाबा साहब तक उस समय में जो साम्यवादी थे उनकी चाल, चरित्र और चेहरे को पहचानने वाले भारतीय राजनीति के पहले राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने साम्यवादियों के चाल, चरित्र और चेहरे को पहचाना और उसके अनुसार उन्होंने इन मजदूरों के बीच में काम को आगे बढ़ाया। और बाबा साहब जो थे वो साम्यवादियों के बारे में उनके विचार जो थे वो बिल्कुल स्पष्ट थे, और उनका ये कहना था कि साम्यवादियों ने जो है सदैव जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है उसका दुरुपयोग किया। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि क्योंकि उस समय पर बाबा साहब और साम्यवादियों के बीच में बहुत एक हीटेड एक्सचेंज चलता था। तो बाबा साहब हमेशा कहते थे, उन्होंने कहा कि मेरी कम्युनिज्म पढ़ी हुई पुस्तकें जो है की संख्या जो है, ये जो सारे कम्युनिस्ट हैं उनके द्वारा पढ़ी हुई किताबों से ज्यादा मैंने किताबें पढ़ी हुई। इसलिए कम्युनिस्ट जो है किसी भी समस्या का कभी व्यवहारिक पक्ष नहीं देखते, और उनके अनुसार जो है विश्व में दो ही वर्ग हैं, गरीब और अमीर, शोषक और शोषित, और तीसरा मध्यम वर्ग है। इसलिए किसानों और मजदूरों को अपनी दरिद्रता के कारणों पर सोच विचार करना चाहिए। तो ये बात बाबा साहब 1920 के दशक में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये जो जिस प्रकार की साम्यवादी क्रांतियों की बात करते हैं और उसके बाद जो है, और इसके अलावा बाबा साहब ने एक बात और कही, उन्होंने भारत के कम्युनिस्टों के से तो उनका 36 का आंकड़ा रहा ही जीवन भर, क्योंकि वो कभी भी कम्युनिस्टों ने उनको
जातिवादी कहकर और अनेक अवसरों पर उनका विरोध किया। उन्होंने ये भी फील किया कि जब मान लो सामवादी क्रांति आ भी गई तो वंचित समाज के लोगों को मजदूर साम्यवादी सरकार क्या देने वाली है? कुछ नहीं देने वाली है, क्योंकि सरकार के विंग्स के आधार पर सरकार काम करती है, उसमें मजदूरों के लिए, वंचित समाज के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और इसलिए बाबा साहब ने सदैव जो है उनका विरोध किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वो जब उनको ये आवश्यकता फील हुई कि हमें मजदूरों के मुद्दों के लिए कम्युनिस्टों की सहयोग की आवश्यकता है, तो उन्होंने कम्युनिस्टों का सहयोग भी लिया। इसलिए 1938 में जब कांग्रेस की सरकार थी मुंबई में, तो वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1938 आया, जिसका बाबा साहब ने और एक दूसरे सदस्य थे जमनालाल मेहता, उन दोनों ने कांग्रेस की सरकार का जमकर विरोध किया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1938 मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर, जिसे बाबा साहब ने कहा, ये डाका डालने के समान था। इसलिए बाबा साहब ने उसका विरोध किया। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने जो विभिन्न संगठन बनाए अपने जीवन भर, जिसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 को उन्होंने बनाई, समता सैनिक दल 3 मार्च 1927, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 19 जुलाई 1942, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 3 अक्टूबर 1956, और उनके विभिन्न सत्याग्रह और आंदोलन, उसमें मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद मित्रों एक बात आती है कि उनका जो एक विषय जिस पर आज हमें चर्चा करनी है, वो ये है कि वो भारत के सार्वजनिक सुधारों के जनक किस प्रकार थे। यहाँ पर लॉर्ड वेवेल की जो काउंसिल थी, उसमें बाबा साहब जो थे उनको श्रम मंत्री बनाया गया 1942 में। और इस दौरान में बाबा साहब ने कभी भी ये देखने को मिला कि कभी भी उन्होंने राष्ट्र हित, उद्योग हित, मालिक हित और मजदूर हित, इनकी उन्होंने कभी भी अनदेखी नहीं देखी गई। और सबसे पहला जो सबसे प्रमुख सुधार उन्होंने श्रम मंत्री होने के नाते जो उन्होंने शुरू किया, वो था काम के 8 घंटे। मित्रों, इससे पहले 12 से 14 घंटे होते थे, और जो मजदूर काम नहीं करता था उसके लिए कानूनी दंड का भी प्रावधान होता था। यहां पर 27 नवंबर 1942 को जो 7th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया और सप्ताह में 48 घंटे काम की व्यवस्था निर्धारित की। उनके प्रयास से पूरे देश में काम के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए गए। ये सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार जो बाबा साहब ने एक लेबर मंत्री होने के नाते, श्रम मंत्री होने के नाते इंट्रोड्यूस किया, ये पहला सुधार था। इसके अलावा ओवर टाइम, यानी कि अतिरिक्त काम के बदले, तो बाबा साहब उन पुराने नियमों को बदला और ये नियम बनाया कि 8 घंटे पूरे होने के बाद कर्मचारी जितने भी समय अतिरिक्त काम करेगा उसे उतने ही समय का ओवर टाइम मिलेगा। उससे पहले भी ओवर टाइम की व्यवस्था थी, लेकिन वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। इसलिए ये बाबा साहब ने पुराने नियम को बदलकर एक नए नियमों की शुरुआत की, और इसलिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये प्रावधान किया गया कि
ओवर टाइम का जो भुगतान है वो सामान्य मजदूरी से डबल किया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा जो सुधार हुआ वो था मिनिमम वेजेस एक्ट। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है जिसमें कई प्रकार की मजदूरी की व्यवस्थाएं कायम थी। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबरर, गांव और शहर में मजदूरी का अंतर, और देश भर में अलग अलग प्रकार के मजदूर आपको आपको अभी भी देखने को मिलते हैं। अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है। तो ऐसे समय के अंदर इन सब को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने लेबरर्स के लिए, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए कानून बनाने का रास्ता प्रशस्त किया और उन्होंने 1943 में स्वयं इसकी शुरुआत की। और वहां पर स्टैंडिंग लेबर कमेटी और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में इसका अध्ययन करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया और जिसकी रिपोर्ट 1946 में आई, जिसने मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए एक आधार तैयार किया। इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट के कारण मजदूरों को कितना लाभ होता है, क्योंकि और मजदूरों की जो बहुत ही खराब स्थिति थी, उस खराब स्थिति से निकालने के लिए बाबा साहब ने एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण काम किया। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। ये बाबा साहब ने इसकी शुरुआत कराई। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट, वैसे तो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में 881 में आ गया था। 1934 में इसमें एक बड़ा संशोधन हुआ, लेकिन इसके बाद इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है 1948 में, और संविधान सभा में इस एक्ट को 28 अगस्त 1948 को पास किया गया, जिसमें काम के घंटे, वर्क बेस पर मजदूरों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, कल्याण हित, शौचालय, बैठने का स्थान, फर्स्ट एड बॉक्स, रेस्ट हाउस, लंच रूम, क्रैच आदि की सुविधाओं का एक स्पष्ट प्रावधान जो है इस उन्हें लागू करने की इसमें व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो अन्य जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया श्रम मंत्री रहते हुए, वो था अवकाश लाभ। अवकाश लाभ का मतलब यह है कि नौकरी करते हुए मजदूरों को मेडिकल लीव, अर्जेंट लीव, अर्न लीव, इन सब का जो प्रावधान जो है, ये सुविधा फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत की गई। और कहने का तात्पर्य है कि इससे मजदूरों के जो उनकी जो कार्यक्षमता है उसके ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा कार्यस्थल पर जहां मजदूर काम करते हैं वहां पर कैंटीन की सुविधा ये भी बाबा साहब ने करवाई। इसके अलावा भविष्य निधि, जिसको पेंशन योजना कहते हैं, कोयला एवं माइका माइंस प्रोविडेंट फंड एक्ट से भविष्य निधि योजना की शुरुआत हुई। और इस संबंध में कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948 में इसको पास किया गया। तो भविष्य निधि जो है, जब मजदूर सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाता है तो उसकी स्वास्थ्य, सुरक्षा और के लिए जो है ये पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसी पर निर्भर ना रहे और एक स्वाभिमान का जीवन जिए, इसके लिए बाबा साहब ने इस भविष्य निधि की शुरुआत की। इसके अलावा आप देखेंगे कि
हाउस लोन, एजुकेशन लोन, रिक्रिएशन लोन, ये इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब जो है बाबा साहब ने श्रम मंत्री होते हुए कराई, जिसमें 31 जनवरी 1946 को उन्होंने कोल्स माइंस सेफ्टी अमेंडमेंट बिल पास करवाया और 8 अप्रैल 1946 को माइका माइंस वेलफेयर फंड की स्थापना की। और आप देखेंगे तो आज भी हाउस लोन, एजुकेशन लोन और दूसरे प्रकार की जो सुविधाएं हैं, इनकी शुरुआत भी उसी दौरान में शुरुआत हुई थी। और इनकी जो फाउंडेशन है, इनका जो आधार है, ये बाबा साहब ने अपने श्रम मंत्री रहते हुए किया था। इसके अलावा मित्रों, एक और अन्य सुविधा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा। 1943 में बाबा साहब ने प्रोफेसर बीपी अगरकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराया, जो इस संबंध में जो है मजदूरों के बारे में, मजदूरों की जो राज्य स्वास्थ्य के संबंध में जांच करे, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1948 में ESIC एक्ट पास किया गया और इसी एक्ट के तहत जो है स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की भी व्यवस्था की। एक और महत्वपूर्ण जो बाबा साहब का जो योगदान है, वो है श्रम आयुक्तों की नियुक्ति, यानी कि लेबर कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट। श्रमिकों और मालिकों के बीच में निरंतर झगड़े होते रहते थे और इसलिए इन झगड़ों को निपटाने के लिए उन्होंने अप्रैल 1945 में श्रम आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान कराया। और इसके अलावा उसके बाद भी अगर श्रमिकों का और उनके मालिकों के बीच में झगड़ा निरंतर रहता है, तो उसको निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने 1946 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पास किया गया और इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वो ये है, जो आज तक मालिक और सरकार ये आपस में सारे मुद्दों को अपने हित में तय कर लेते थे और मजदूरों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। तो पहली बार श्रम सम्मेलनों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व, यानी कि मजदूर भी सरकार और मालिक के साथ बैठकर ये तय करें कि हमारी जरूरतें क्या हैं और उसी के आधार पर मजदूरों के संबंध में नई नीति का निर्माण हो। इसी के कारण ये मुझे लगता है कि बाबा साहब के और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं, और लेकिन भारत के औद्योगिक विकास में और भारत को एक औद्योगिक शक्ति बनने में ये जो श्रम सम्मेलनों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व है, ये एक बहुत माइलस्टोन साबित हुआ है, क्योंकि मजदूरों की जरूरतें, मजदूरों की मजबूरियां, मजदूरों की कंडीशन, ये सरकार और मालिकों के बीच में गौण हो जाती थी। और बाबा साहब ने खुद ये मजदूर, मालिक मजदूर और सरकार तीनों को बुलाकर उनका सम्मेलन करके उसकी शुरुआत की। तो इस प्रकार से श्रमिक सम्मेलनों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। उसके अलावा मित्रों एक दो बातें और भी महत्वपूर्ण है। एक है हड़ताल का अधिकार। ये बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाबा साहब ने खुद
1938 में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल, जो जिसमें कांग्रेस मुंबई में उनकी सरकार थी, तो बाबा साहब ने इसका विरोध किया था, जिसका क्रक्स यही था कि मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित किया गया था। बाबा साहब ने मजदूरों को यह हड़ताल का अधिकार दिलवाया और अंतिम रूप से उन्होंने श्रमिक संघों को मान्यता, यानी कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको जो है उसकी रिकॉग्निशन दिलाने की शुरुआत की, और यहीं से भारत में श्रमिक संघ जो आंदोलन है उसको एक नई दिशा मिली। मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपनी शिक्षा प्राप्त करते समय और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद और जीवन में अनेक दायित्वों पर रहते हुए, अनेक जिम्मेदारियां निभाते हुए, बाबा साहब कभी भी उस आम व्यक्ति से, उस गरीब व्यक्ति से, उस वंचित समाज से, दलित समाज से कभी दूर नहीं हुए। उनकी कठिनाइयों को वो हमेशा उन्होंने महसूस की, उनके साथ वो जिए, और उन्होंने अपने, जब उनको एक सुअवसर मिला गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेबर मंत्री बनने का, तो उन्होंने ये श्रम सुधार के क्षेत्र में, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, भारत की जल योजनाओं की शुरुआत करने के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये बाबा साहब मूलतः अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्री होने के नाते वो किसानों की, मजदूरों की, वंचितों की इन समस्याओं को बहुत अच्छे से समझने में सक्षम थे, और इस जिम्मेदारी पर रहते हुए उन्होंने इस समस्या के लिए एक आधार तैयार किया, एक बेस तैयार किया, एक शुरुआत की, और आने वाले समय में सरकारों ने अपने हिसाब से जो उसमें सुधार होने की गुंजाइश थी वो की, और ये अधिकतर शुरुआत जो बेसिस, जो फाउंडेशन रखी भारत में श्रमिक सुधारों की, इसका श्रेय एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। उनकी विद्वता को जानता है और उनकी उस प्रतिभा को जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वो अपने समय के, और मैं समझता हूं कि आज तक भी उनके समान विद्वान, जिनका जीवन के हर क्षेत्र में योगदान है, एक शिक्षा शास्त्री हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, एक समाजशास्त्री हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, और वो क्या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनका जीवन भी दिव्य है और उनके जीवन का मिशन भी दिव्य है। इन सब को होते हुए बाबा साहब एक आम व्यक्ति से, एक वंचित समाज से जुड़े रहे, और उनकी समस्याओं को हमेशा मतलब जो आत्मसात करते रहे। यही उनके जीवन का, यही उनके चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है, और उसी के आधार पर आधुनिक भारत का जो श्रम सुधार आंदोलन, श्रम सुधार जो कानून है, उसी के आधार पर बने हैं। और भारत में जब किसी मजदूर को, किसान को, या किसी भी समाज के किसी भी दूसरे समुदाय के प्राणी को जब भी कोई अधिकार मिलता है, उसके बाद जब उसको छीना जाता है, तो उसके बाद उसको ये महसूस होता है कि मेरे से कुछ छीना गया है। तो एक आधार बाबा साहब तैयार की, और उसमें निरंतर सरकारों ने जिसने बना, उसके अनुसार उसमें सुधार हुए हैं। और मित्रों, मुझे लगता है कि ये बाबा साहब का एक बहुत ही अनन्य योगदान है।
बाबा साहब ने की जिस कमेटी के बाबा साहब ने जो पीएचडी की थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसी के आधार पर उसी की गाइडलाइंस के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से बाबा साहब का जो, लेकिन ये एक योगदान है उनका, इतने बड़े समुद्र में, उनके ज्ञान के इतने बड़े सागर में एक लोटा पानी है ये बाबा साहब का, कि वो श्रम सुधारों के आधुनिक भारत में श्रम सुधारों के जनक के रूप में मुझे लगता है कि आपने ध्यान से सुना है। बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न आमंत्रित हैं और मैं प्रयास करूंगा आपके अगर कुछ इस प्रकार की कुछ शंकाएं हैं जो धन्यवाद सर। जी सर। धन्यवाद सर। जी जी, वेलकम सर, वेलकम। आधुनिक भारत में श्रम सुधार के जनक डॉक्टर आम्बेडकर, इन महत्वपूर्ण विषय पर उनके जो विभिन्न और महत्वपूर्ण आयाम है, सर ने बहुत अपने मार्गदर्शन से हम लोगों तक पहुंचाया है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का योगदान हम जब बात करते हैं तो राजनीति शास्त्रों के लोगों के लिए संविधान के निर्माता के रूप में हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन इतने बड़े भारतीय रूप में श्रमिक लोगों के लिए जो कानून बनवाए गए वो कितने महत्वपूर्ण है, इसकी आज हम लोगों को मिसाल भी मिली है। शायद हम भी उसका एक अंग है, और एक अंग होते हुए बहुत सारे बातों से हम लोग उतना महसूस नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं। आज सर ने उनके जीवन चरित्र को उजागर करते करते उनका जो पूरा प्रवास है भारतीय संविधान निर्माता के रूप में या अन्य बातों तक लाते हुए श्रमिकों के बारे में, संगठनों के बारे में, यहाँ पर मालिक या श्रमिकों के अंतर्गत संघर्षों के ऊपर जो महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं वो हमारे लिए कल चलकर मार्गदर्शन के रूप में अभी तो आए हैं। हम उस पर हम लोगों ने अमल भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए। खास तौर पर हम जब बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आज के वर्तमान और प्रासंगिकता की, तो 1930 से लेकर 20 से लेकर और श्रम मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने जो बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए दिया है, तो योगदान उनका पूरे भारत वर्ष के अंदर वाला है। ना उस पर कैपिटलिज्म का कोई प्रभाव है, ना कम्युनिज्म का प्रभाव है। शुद्ध देशी भारतीय के रूप में उन्होंने जो बात रखी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आज सर ने हमें अवगत करवाया। सर धन्यवाद। थोड़ी सी दिक्कत बीच में टेक्निकल आ गई थी, आपके मार्गदर्शन से हम लोगों का आपका परिचय हुआ सर। फिर भी एक हमारी जो हम लोगों तक सबके पास तक परिचय पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। मैं डॉक्टर रीता धांडेकर मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर का हम लोगों को परिचय करके अवगत करवाए। डॉक्टर रीता धांडेकर। धन्यवाद सर। राज्य शास्त्र प्राध्यापक परिषद विदर्भ प्रांत नागपुर तथा डॉक्टर वी.एम. पेशवे सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट यवतमाल, इनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नेशनल वेबिनार के प्रथम सत्र के प्रमुख वक्ता सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर बलवान जी गौतम सर ने अभी हमें संबोधित किया है। वैसे तो प्रस्थापित परंपरा के अनुसार जाता है, किंतु कुछ की समस्याओं के कारण हम आपका परिचय नहीं करवा पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आपके वक्तव्य से हम सभी आपकी विद्वत्ता से परिचित हो ही चुके हैं, किंतु फिर भी औपचारिकता तौर पर मैं उनका संक्षिप्त परिचय करवा रही हूँ। सर,